सो हेलो एवरीवन, दिस इज सीएमए प्रिया सेन। वेलकम टू ज्ञान सागर क्लासेस। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और खुश होंगे। तो स्टूडेंट, आज अपने सीएमए फाउंडेशन के चारों पेपर कंप्लीट हो चुके हैं और पेपर 1 और 2 के सॉल्यूशन ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। मैं आपको पेपर 4 का सॉल्यूशन करवाऊंगी, जो कि होता है इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, और जल्द ही हमारे चैनल के ऊपर पेपर 3 का सॉल्यूशन भी अपलोड हो जाएगा। ठीक है। इससे पहले हमारा जो जून 17 है उससे सीएमए इंटर का नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप जल्दी से जल्दी खुद को उस बैच के लिए एनरोल करवा लीजिए। तो आइए हम डिस्कस करते हैं हमारा पेपर 4, जो कि इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट का। देखिए, इकोनॉमिक्स का जो पेपर आया था, आप इसको टफ नहीं बोल सकते, मॉडरेट लेवल का था। एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो हो सकता है आपको टिपिकल लगे, बाकी सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट मॉड्यूल के क्वेश्चन आंसर से थे, और जो मॉड्यूल में हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे उसी के अकॉर्डिंग थे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ वेल्थ अकॉर्डिंग टू। ये डेफिनेशन किसने दी थी? तो वेल्थ डेफिनेशन दो लोगों ने दी थी, एडम स्मिथ और जेबी सेन ने, लेकिन इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ वेल्थ ये स्पेसिफिकली दी थी जेबी सेन ने। ठीक है, आपके मॉड्यूल में डायरेक्ट डेफिनेशन दे रखी है, वहां से क्वेश्चन है। तो 51 का आंसर होगा ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू इन केस ऑफ रॉबिन्स डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। देखिए, अगर आपको डेफिनेशन नहीं भी पता है तब भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। वॉन्ट्स अनलिमिटेड होती है, सही है, लेकिन कभी भी रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं होते, तो आपको डेफिनेशन नहीं भी आती थी तब भी आप इसका आंसर कर सकते हो। रिसोर्सेज आर ऑलवेज लिमिटेड, तो 52 का आंसर होगा ऑप्शन बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डज नॉट सपोर्ट इकोनॉमिक्स एज अ पॉजिटिव साइन। नेगेटिव क्वेश्चन था, बताना था पॉजिटिव साइंस क्या नहीं है। तो पॉजिटिव साइंस हमेशा सिर्फ फैक्ट के साथ डील करती है, वैल्यू जजमेंट नहीं देती है। तो वैल्यू जजमेंट, राइट और रॉन्ग अपने आप में क्या होता है? वैल्यू जजमेंट। तो इट डील्स विद राइट एंड रॉन्ग, ये तीनों सही थे, इसमें से गलत स्टेटमेंट चूज करना था, इसलिए 53 का आंसर होगा ऑप्शन डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नेशनल वेल्थ। नेशन की वेल्थ क्या होती है? जो पर्सनल वेल्थ नहीं होती वही हमारी क्या होती है? नेशनल वेल्थ होती है। तो ये तीनों पर्सनल वेल्थ है। नेशनल वेल्थ क्या होगी? पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इंक्रीज इन रियल कैपिटल स्टॉक इज एसोसिएट विद द। पूछा जा रहा है कि रियल कैपिटल स्टॉक के अंदर इंक्रीज होगा तो उसको अपन क्या बोलते हैं? रियल इन्वेस्टमेंट में इंक्रीमेंट होना। इसका आंसर होगा 55 का ऑप्शन सी। 56, the consumer demand more goods when the price is less. This is because demand curve, consumer ज्यादा गुड्स की डिमांड करता है कम प्राइस पे। तो लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ डिमांड के अंदर अकॉर्डिंग हमारा डिमांड कर्व कैसा बनता है? डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इफ वन गुड्स गुड इज यूज इन द प्लेस ऑफ अनदर गुड्स टू सेटिस्फाई द सेम वांट्स, इट इज कॉल्ड, किस कौन से गुड्स बोलते हैं उसको? सब्स्टिट्यूट गुड्स। 57 का आंसर ऑप्शन सी। 58, इन द केस ऑफ लग्जरी गुड्स द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी इज। लग्जरी गुड्स के केस में ऑलवेज एंड ऑलवेज परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो 58 का आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रेटर देन 1। 59, सेटिंग द प्राइस लो इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट कस्टमर इज नॉन एज। जब भी कोई भी सेलर लो प्राइस रखता है मार्केट में प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, तो मतलब वो मार्केट में एंटर होना चाहता है, उसको क्या बोलते हैं? पेनिट्रेशन प्राइसिंग। 59 का आंसर होगा ऑप्शन डी। On the basis of the competition among the seller, market can be classified into types. कोई भी मार्केट कंपटीशन के बेसिस पे कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? दो टाइप में। कौन कौन से? परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो 60 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 2। इन द लॉन्ग पीरियड इक्विलिब्रियम अ फर्म विल रीच द ब्रेक इवन पॉइंट। लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होता है? देखिए, शॉर्ट रन में तो हमने देखा था वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों होती है। तो शॉर्ट रन में तो होता है प्राइस इज इक्वल्स टू एवीसी। अब यहाँ पे एवीसी का ऑप्शन ही नहीं दे रखा, तो जब भी प्राइस टोटल कॉस्ट के इक्वल हो जाएगी तो लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम या ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा। ब्रेक इवन का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। तो यहाँ पे क्या आएगा? ए आर इज इक्वल्स टू ए सी, मतलब प्राइस इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट इज द फीचर ऑफ। कौन से मार्केट में क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होते? जहाँ पे सिंगल सेलर होता है वहां पे कोई भी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होते। तो 62 का आंसर क्या होगा? मोनोपोली मार्केट। इफ द प्राइस इज डिक्रीज बाय द सेलर टू सेल मोर ऑफ आउटपुट। जब भी सेलर एक एडिशनल सेल करने के लिए अपनी प्राइस डिक्रीज करता है तो प्राइस डिक्रीजिंग इन नेचर में होगी, तो एआर भी डिक्रीज होगी और एमआर भी डिक्रीज होगी। तो हमने पढ़ा था इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में एआर और एमआर का कैसा बनता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। दैट मींस बोथ एआर एंड एमआर आर फॉलिंग। गैस इंडस्ट्री इज एग्जांपल ऑफ। गैस की इंडस्ट्री कम ही होती है बिकॉज इस इंडस्ट्री के अंदर बिजनेस करने के लिए लार्ज कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो यहाँ पे कौन सा मार्केट आएगा? ओलिगोपोली मार्केट। अकॉर्डिंग टू ईच प्रोड्यूसर कैन लोअर द प्राइस अंटिल द प्राइस इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें आपका मॉडल आएगा एजवर्थ मॉडल। 65 का ऑप्शन डी। 66,
इम्परफेक्ट नॉलेज ऑफ द बायर इज एसोसिएट विद देम। देखिए परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में परफेक्ट नॉलेज होती है, और इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का जो पहला मार्केट होता है आपके बुक के कैरेक्टरिस्टिक में लिखा हुआ है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट जो होता है उसके अंदर क्या होती है, इम्परफेक्ट नॉलेज होती है। दैट मींस बायर्स को एडवर्टाइजमेंट दिखा के इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। ब्लॉक प्राइसिंग इज एसोसिएट विद द, ब्लॉक प्राइसिंग का मतलब बल्क प्राइसिंग की बात हो रही है, और बल्क डिस्काउंट जहां पे हमें मिल जाता है वो होता है सेकंड डिग्री, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सेकंड डिग्री, 67 का बी। एवरेज सेलिंग कॉस्ट का, एवरेज सेलिंग कॉस्ट कर्व का मतलब बात हो रही है एसी कर्व की बात हो रही है। एवरेज सेलिंग कॉस्ट कर्व कोई अलग से कर्व नहीं होता है, तो एसी कर्व का शेप क्या होता है, यू शेप। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इंक्लूड टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए इकोनॉमिक्स में अगर आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा है सब्जेक्ट मैटर, तो टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपको होता है दो ही टाइप के होते हैं, माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन और मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका आंसर होगा 69 का ऑप्शन डी। गोल्ड कॉइन इज एग्जांपल ऑफ, गोल्ड कॉइन किसका बना होता है, गोल्ड कॉइन बना होता है अपना कमोडिटी का, तो उसको क्या बोलते हैं, कमोडिटी मनी। 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 71 which one of the following component of money supply include term deposit over 1 year maturity। तो एक साल से ज्यादा की डिपॉजिट कौन से मार्केट में इंक्लूड होते हैं, कौन से मॉनेटरी एग्रीगेट में होते हैं, M3 के अंदर। ग्रेशम्स लॉ स्टेट दैट, ग्रेशम का लॉ क्या बताता है, ग्रेशम का लॉ बताता है बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा, नहीं इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। 73 which one of the following assumption does not characterize फिशर इक्वेशन। तो फिशर में हमने तीन पढ़े थे, इसके अंदर इरविंग फिशर, कैश बैलेंस और कीन्स अप्रोच। तो इरविंग फिशर ने क्या बोला था, होल मनी डिमांडेड फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस। तो अगर आपको बेसिक डेफिनेशन पता है तो इसमें डी ऑप्शन दे रखा है, थ्योरी अज्यूम मनी डिमांड फॉर स्पेकुलेटिव पर्पस। तो गलत है, स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए नहीं होती है, ट्रांजेक्शनल पर्पस के लिए होती है। तो 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 74 द प्राइमरी कॉजेज ऑफ द इन्फ्लेशन आर ऑफ, टू टाइप्स के होते हैं प्राइमरी कॉजेज, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 75 which one of the following causes does not characterize cost push inflation। cost push inflation इसमें से कौन सा नहीं बताता है, देखो तीनों ही कॉस्ट के पार्ट है, प्रोडक्ट इनडायरेक्ट टैक्स भी कॉस्ट का पार्ट बन जाता है, वेज रेट भी और इंपोर्ट प्राइसेस भी। तो इसका आंसर हो जाएगा डेफिसिट फिनेंसिंग। डेफिसिट फिनेंसिंग भी इन्फ्लेशन का कॉजेस होता है, लेकिन उसको अपन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं। कंटिजेंट फंक्शन ऑफ मनी इनपुट तीन पढ़े थे अपने, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन और कंटिजेंट फंक्शन। देखो मेजर ऑफ वैल्यू प्राइमरी है, स्टोर ऑफ वैल्यू ट्रांसफर ऑफ मनी सेकेंडरी है, तो कंटिजेंट कौन सा हो जाएगा अपना, बेसिस ऑफ क्रेडिट। तो ऑप्शन डी इज द कंटिजेंट फंक्शन ऑफ द मनी। टर्म डिपॉजिट आर आल्सो नोन एज, टर्म डिपॉजिट पीरियड की बात हो रही है, इसको क्या बोलते हैं अपन, फिक्स्ड डिपॉजिट। Which one of the following is include in the principle of solvency। solvency का मतलब होता है बैंक को ऐसी पोजीशन में रहना है कि वो अपने डेट और एक्सपेंडिचर को पूरा कर पाए। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, अ कमर्शियल बैंक शुड मेंटेन ए रिक्वायर्ड कैपिटल टू रन इट्स बिजनेस। तो 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 79 which one of the following function of the central bank does not comply with the concept of banker to the government। banker to the government वाला इसमें से कुछ कौन सा नहीं है, तो देखिए सब जगह गवर्नमेंट की बात हो रही है, गवर्नमेंट का फंड है, यहाँ पे भी गवर्नमेंट बोला है, पब्लिक का मतलब भी क्या होता है, गवर्नमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, बिकॉज नेगेटिव क्वेश्चन था और डज नॉट पूछा गया था, तीनों गवर्नमेंट से रिलेटेड फंक्शन है। लेकिन जो 79 का ऑप्शन डी वो गवर्नमेंट के अंदर नहीं आएगा, ये आरबीआई की कंप्लायंसेस पूरी करने के लिए बैंक इसको मेंटेन करता है। 80 मैंने क्लास में ही बताया था आपको कि जब भी पीरियड से क्वेश्चन आता है, एक आईएफसीआई से ही आता है। इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन कब बना था, इंडिया का पहला इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बना था 1948 के अंदर। स्विफ्ट, स्विफ्ट का मतलब होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो पूरे वर्ल्ड में एक कोडिंग सिस्टम है, जैसे ओटीपी होता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को सिक्योर करने का। तो इसका आंसर है सिक्योर मैसेजिंग नेटवर्क ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड वाइड। द एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू, तो एक्सटर्नल में हमने दो पढ़े थे, माइक्रो एनवायरनमेंट होते हैं और मैक्रो एनवायरनमेंट होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। स्ट्रेटेजिक डिसीजन ऑन आउटसोर्सिंग डिपेंड्स ऑन, दैट मींस बिजनेस को अपने कुछ काम की आउटसोर्सिंग करनी है या नहीं करनी है वो डिपेंड करता है सप्लायर्स के एनवायरनमेंट के ऊपर। तो 83 का आंसर होगा ऑप्शन बी। 84 पूछा गया है द एथिकल स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी की बात हो रही है, जब भी सोसाइटी की बात होगी तो यहाँ पे कौन सा फैक्टर आ जाएगा, सोशियो कल्चर एनवायरमेंटल फैक्टर। पेस्टल का मतलब सबसे इजी क्वेश्चन, पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सोशल टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंटल एंड लीगल। तो 85 का आंसर हो गया ऑप्शन बी। तो ये सारे हो गए थे अपने इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन। अब देखिए देख लेते हैं अपन मैनेजमेंट वाला पार्ट। पहला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मैनेज, डेफिनेशन पूछी गई, डेफिनेशन किसने दी थी, अकॉर्डिंग टू
मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच अ कोऑपरेटिव ग्रुप डायरेक्ट एक्शन टुवर्ड्स कॉमन गोल। इसका आंसर होगा 86 का आंसर ऑप्शन सी में सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज मैनेजमेंट एज ए साइंस। इसमें से किसने बोला था कि मैनेजमेंट एक साइंस नहीं होता है? इसका आंसर हो जाएगा 87 का बी, प्रैक्टिकल नॉलेज। सो ये डेफिनेशन नहीं, बस पूछा जा रहा है कि मैनेजमेंट ऑफ साइंस किसमें फॉल नहीं करेगा? प्रैक्टिकल नॉलेज के अंदर। 87 बी, एवरेज कॉस्ट वर सॉरी एजेंसी कॉस्ट वर प्रपोज बाय। एजेंसी कॉस्ट वाला किसने दिया था? 88 के अंदर आ जाएगा ऑप्शन बी, जेनसन एंड मैकलिन। देयर कैन बी नो लीडरशिप विदाउट, 89 में आंसर आ जाएगा सी, फॉलोअर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। इसमें से कौन सा परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग को बताता है? तो 90 का आंसर आपको होगा ऑप्शन ए, इट एम्स टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन नीडेड टू डील विद प्रॉब्लम। Who observe that control is process that guide activity towards the predetermined goal? 91 का आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, हैनेस एंड मेसी। अनसर्टेनिटी इन प्लानिंग अराइज ड्यू टू। अनसर्टेनिटी किसकी वजह से होती है? तो 92 का आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, सडन चेंज इन द एनवायरमेंट। 93, which of the following is an example of controllable premises of planning? इसमें से कंट्रोलेबल प्रीमाइसेस का एग्जांपल कौन सा है? 93 का आंसर हो जाएगा आपका सी, क्रेडिट पॉलिसी। 94, who defines organizing as establishing the effective authority relationship among the selected works person and workplace in the order that a group can work together effectively? तो आपका 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेरी। डेफिनेशन के क्वेश्चन ज्यादा है इस बार कि किसने डेफिनेशन दी थी? 94 में टेरी ने डेफिनेशन दी थी। 95, which one of the following component does not characterize the leadership function in the management process? 95 में बताना है इसमें से मैनेजमेंट फंक्शन कौन सा नहीं है। 95 में आ जाएगा बी, इंप्रूविंग मॉरल कैरेक्टर ऑफ एम्प्लॉय। Who observed that communication, अगेन देखिए डेफिनेशन का क्वेश्चन आया, मतलब आपको डेफिनेशन रट के जानी थी सारी। Who observed that communication is the process whereby decisional premises are transmitted from one member of organization to another? तो 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साइमन। 97, which one of the following complies with principle of direct contact in कोऑर्डिनेशन? तो 97 में आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, इट हेल्प टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग। 98, हाउ मेनी सक्सेस फैक्टर आर नीडेड टू हैव स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन स्किल? तो 98 का आंसर है आपका डी, 8। 99, एडजस्टमेंट ऑफ परफॉर्मेंस इज कंसर्न विद। इसका आंसर आएगा 99 का सी, कॉन्करेंट कंट्रोल। एंड लास्ट क्वेश्चन, मिलिट्री फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इज एसोसिएट विद द। तो मिलिट्री फॉर्म आता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, तो ऑलरेडी 3 के सॉल्यूशन अपलोड हो चुके हैं और पेपर 3 का सॉल्यूशन अभी, मतलब पेपर 4 का सॉल्यूशन अभी अपलोड हो जाएगा। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि 17 जून को हमारा इंटर का बैच स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए जल्द से जल्द खुद को एनरोलमेंट करवा लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।